डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको 5Q वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में हम न्यूटन्स के तीनों लॉज़ को डिस्कस करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन जो है वो स्टिल अभी भी हमारे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के में कंटिन्यूएशन में ही है, क्योंकि अच्छा, इन न्यूटन के लॉज़ को यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद क्या है? क्योंकि इनके तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इनके यहाँ पे डिस्कस करने की कोई मकसद नहीं है, यानी कि ज़रूरत नहीं है। आगे कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, उनमें न्यूटन्स का कुछ ना कुछ यूज़ है, तो इनके बेसिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर इनके बारे में नहीं जानता होगा तो इनको आगे इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, इनको आगे यूज़ कैसे करेगा। तो इसलिए हम पहले थोड़ा-सा इस तरह करते हैं कि न्यूटन्स के तीनों लॉज़ को एक ब्रीफ सा टच देते हैं। स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनके बारे में जानता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक बार इसको बता दिया जाए तो कुछ ना कुछ चीज़ें समराइज़ हो जाती हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाती है। चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसमें हमने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन हमने देखे थे, किस तरह से हम ग्राफिकली हमें उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर हमारे पास न्यूटन्स के लॉज के ऊपर है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसमें डिस्कस करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात, अच्छा इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी इनके ऊपर है, उसको भी डिस्कस करेंगे हमारे आज के लेक्चर में। देखते हैं आज के लेक्चर में जितना कवर कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं हम कवर करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान कंसेप्ट में। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। मैं अगर सिंपल अल्फाज में आपको बताऊँ तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहते हैं कि अगर एक बॉडी है वो अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब इट विल रिमेन एट रेस्ट नहीं, इट विल वांट टू इट विल जस्ट वांट टू रिमेन एट रेस्ट। पता है क्यों? वो अपनी जितनी भी उसकी उसकी पोजीशन है ना, वो उसको चेंज नहीं करना चाहता। अगर वो मोशन में है, द बॉडी विल वांट टू बी continuously moving in a motion, continuously want to be in a motion. Why? क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। वो जिस पोजीशन नहीं, सॉरी, वो जिस स्टेट में होता है वो कहता है कि मुझे उसी स्टेट में छोड़ो, मुझे अपनी स्टेट से छेड़ो मत, मुझे अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट मत करो। ठीक है, एक बॉडी है, मैंने एक बार फिर बताता हूँ, वो रेस्ट की पोजीशन में अगर है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। वो अगर मोशन में चल रही है, किसी भी डायरेक्शन में मोशन में है, तो वो अपने डायरेक्शन में ही चलना चाहेगी, वो रुकना नहीं चाहेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज बाय एन एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स। अब थोड़ी सी एक स्टेप फर्दर जाते हैं। एक स्टेप फर्दर कैसे जाएंगे? मैंने कहा कि बॉडी जो है, पहले रेस्ट, सिंपली रेस्ट की बात करते हैं, मोशन की तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक बॉडी है वो क्या चाहेगी? वो अपने रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहेगी। ठीक है, तो तब तक उसकी रेस्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो बॉडी जो है वो अपनी जो रेस्ट की पोजीशन है उसको कंटिन्यू रखेंगी एज फार एज कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। और बॉडी जो है वो अपने मोशन की पोजीशन कंटिन्यू रखेगी एज फार एज कोई और एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो जाए। तो इस तरह की बॉडी को हम क्या कहते हैं, या ये पूरा लॉ हमने किसके अंडर डिस्कस किया हुआ है? ये हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट लॉ सिंपली ये बताता है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? एज फार एज कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर दे। इसको हम कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इन अदर वर्ड्स, अनलेस देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन, ठीक है, आगे फिर यही जो बातें हमने की हैं वो सारी दोबारा से बताई गई हैं, कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है। फर्दर जाते हैं, मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एफ नेट मेरे पास क्या है? 0। चेंज इन वेलोसिटी मेरे पास क्या है? 0। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है? 0। वो कैसे? अगर बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, या फिर मोशन की पोजीशन में, कोई भी पोजीशन में है, ओके, तो उसके ऊपर अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी अगर उसके ऊपर 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है एफ नेट उसके ऊपर कितनी है? 0 है। तो ऑफ कोर्स उसके अंदर कोई वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी, डेल वी लिखा हुआ है, वो भी क्या होगा? 0। एंड ऑफ कोर्स अगर डेल वी 0 होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि बॉडी जो होगी वो अपने ही स्टेट में रहेगी एज फार एज जब तक उसके ऊपर कोई क्या ना जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना कर दें, तो वो अपनी ही पोजीशन में रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्दर जाते हैं, इसके बारे में और कौन सी बातें की हुई हैं? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी कि वो किसको रेजिस्ट करे, एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी जब अचानक टर्न लेती है तो आपकी बॉडी, या आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, गाड़ी ने क्या किया? यहाँ से टर्न लिया,
आपकी बॉडी चाहती है कि नहीं मुझे इस तरफ नहीं जाना, मैं जिस डायरेक्शन में जा रही थी, यहाँ से गाड़ी जा रही थी, ऐसे आपकी बॉडी कहती है नहीं मुझे इसी ही डायरेक्शन में जाना है। न्यूटन का लॉ आप समझ आ रहा है ना? तो न्यूटन के लॉ के बारे मुताबिक गाड़ी का क्या, बॉडी क्या कहती है, बॉडी कहती है मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन आपकी गाड़ी ने क्या किया, उसने तो टर्न लिया, तो ऑटोमेटिकली आप विंडो की साइड पर एक पुश आपको मिलता है। उस पुश को हम क्या कहते हैं, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो बॉडी की वो पोजीशन कि वो कहे कि मुझे उसी डायरेक्शन में या फिर एक्सेलरेशन में चेंज मुझे नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन को क्या करे, रेजिस्ट करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया जो मास के ऊपर डिपेंड करता है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट एंड मोशन। एक बॉडी सेम इज द केस, अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो उसकी इनर्शिया नहीं चाहती कि उसकी पोजीशन को चेंज किया जाए। तो इनर्शिया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ तकरीबन सेम ही है, ठीक है। अच्छा, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। मास से हम मेजर करते हैं, जितना हमारे पास मास ग्रेटर होता है उस बॉडी का उतना इनर्शिया ग्रेटर होता है, जितना हमारे पास मास कम होगा तो इनर्शिया उतना कम होगा। The larger the mass, greater is the inertia and force required to change the velocity of an object with larger mass। ठीक है, ग्रेटर फोर्स हमारे पास रिक्वायर्ड होगी कि अगर मेरे पास किसी बॉडी का मास ग्रेटर है उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि हमारे पास फर्स्ट लॉ किस बारे में बात करता है कि बॉडी जो है वो स्टेट में रहेगी, या फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, लेकिन कब तक, एज फार एज उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास क्या करना कर दे, एक्ट ना कर दे। इसको हम कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब आते हैं स्टूडेंट्स न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। न्यूटन का सेकंड लॉ किस बारे में बात करता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि अ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द and body is directly proportional to the magnitude of the net force and inversely proportional to the mass of the object। अच्छा जी, अब इस बारे में किस बारे में बात कर रहे हैं? ये सिंपली ये कह रहा है कि आप अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वो एक्सेलरेशन जो होगी वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस फोर्स के, जितनी आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ। वो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसी मास ऑफ द बॉडी के, जितना उसका मास ज़्यादा होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन। ये तो कॉमन सेंस की बात है, लॉजिकल बात है कि अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो उसके अंदर कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उसका मास अगर कम होगा तो फिर उसके अंदर क्या होगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो उसके साथ हमारे पास क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाते हैं तो मेरे पास ए इज इक्वल टू एफ बाई एम एक इक्वेशन मिलती है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम पुट करते हैं, ठीक है। सिंपली सिंस द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हम क्या करते हैं, ऐसे यूनिट में उसकी वैल्यू मेरे पास 1 होती है, उसको सिंपली 1 पुट करते हैं तो मेरे पास क्या इक्वेशन आती है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, या सिंपली ये इसको स्टूडेंट ज़्यादातर जानते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर इसी न्यूटन के सेकंड लॉ को मैं एक और अल्फाज में बताना चाहूँ तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि अगर एक बॉडी है, उसका कुछ मास है और उसके ऊपर मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। न्यूटन का सेकंड लॉ, हम फोर्स के थ्रू भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन के थ्रू भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास है और हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है, अगर उसका मास ज़्यादा है तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, मास कम है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इनवर्स रिलेशन है उसका मास के साथ। आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट्स में कोई आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत ही सिंपल सा हमारे पास था। अच्छा, जो थर्ड इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है मेरे पास न्यूटन का, वो क्या कहता है? सबको पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक फुटबॉल है, उसको आप किक करते हो, ठीक है, तो ना आप सिर्फ फुटबॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो बल्कि अपोजिंग फोर्स भी एक लग रही है फुटबॉल से आपके लेग के ऊपर, ठीक है। ना सिर्फ हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं बल्कि वहाँ से भी एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास एक रिवर्स फोर्स हमारे फुट के ऊपर भी लगती है। तो न्यूटन का लॉ में क्या कहता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो एज ए रिज़ल्ट आप भी एक फ़ोर्स बेयर करोगे, आप भी एक फ़ोर्स फील करोगे, आपके ऊपर भी एक फ़ोर्स लगाई जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फ़ोर्स मेरे पास फ़ोर्स ए बॉडी लगा रही है किसी भी बी बॉडी के ऊपर, या फिर सेम इधर एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास फुट हमारे पास ए है, फुटबॉल हमारे पास बी है, तो अगर ये ए फोर्स लगा रही है बी के ऊपर तो ऑफ कोर्स बी भी फोर्स लगाएगी इसी ए के ऊपर। तो फोर्स ए भी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस फोर्स बी ए। यहाँ पे माइनस का साइन उसकी नेगेटिव वैल्यू को नहीं शो कर रहा है, माइनस का साइन उसी फोर्स की रिवर्स डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अगर ए की डायरेक्शन ये, तो इसकी माइनस की डायरेक्शन क्या होगी, वो इसके रिवर्स की साइड पर होगी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ सिंपली ये कहता है कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो एक रिवर्स फोर्स आपकी बॉडी के ऊपर भी लगेगी,
उसको भी आप फील करोगे। ये हमारे पास क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इन लॉज के ऊपर, उनको भी अगर एक टच देना चाहें तो हम दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल से हैं। मैं एक बार तीनों लॉज आपके लिए रिवाइज कर दूं। फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी जो है वो अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगी एज फार एज, या फिर अगर मोशन की पोजीशन में है तो वो मोशन की पोजीशन में रहेगी। कब तक? एज फार एज उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास एक्ट ना कर दे। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि अगर एक बॉडी है, उसका कुछ मास है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑफ कोर्स उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, मैथमेटिकल में लिखा, या एफ इज इक्वल टू एम ए। जो थर्ड लॉ हमें कहता है वो हमें क्या कहता है कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो डेफिनेटली एक रिवर्सिंग फोर्स भी आपके ऊपर अप्लाई होगी। हर एक फोर्स का हमारे पास एक रिवर्स फोर्स होता है जो कि अपोजिंग में किसके ऊपर लगता है, उसी बॉडी के ऊपर लगता है जो कि वो फोर्स एग्जर्ट कर रही है। रिवर्स इन डायरेक्शन होगी, नेगेटिव साइन से हम शो करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। इन्हीं क्वेश्चन को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हसन एंड उमर आर स्टैंडिंग फेस टू फेस ऑन आइस वेयरिंग आइस कैट्स। ठीक है, इफ़ हसन अप्लाई फोर्स 10 न्यूटन, हसन और उमर हैं दोनों एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं, इन्होंने आइस कैट्स इन्होंने पहने हुए हैं, शूज़ जूते हैं आइस वाले, इसके ऊपर आइस के ऊपर चला जाता है, स्लाइड किया जाता है। इफ़ हसन अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन उमर, हसन ने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई की, कितनी, 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की उमर के ऊपर। एज्यूम नो अदर अपोजिंग फोर्स, अब इसके अलावा कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोई एयर रेजिस्टेंस, किसी भी किस्म की फोर्स नहीं, हमने सारी हटा दिया है। सिर्फ एक फोर्स अप्लाई हो रही है, वो हसन अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, उमर के ऊपर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, हमने न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें पता चला है कि अगर एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो आपके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स जो कि इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड होती है वो आपके ऊपर भी लगती है। ये बात अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, What are their respective accelerations if mass of Umar is 80 kg and हसन का मास भी गिवन है, उमर का मास भी गिवन है। बताओ कि इनमें क्या है, इनके अंदर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। हसन ने उमर के ऊपर फोर्स लगाया तो ऑफ कोर्स मास भी है, फोर्स भी अप्लाई हुई, तो इसके अंदर क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वहाँ से भी एक अपोजिंग फोर्स आएगी, इसका भी मास गिवन है। ठीक है, इसका भी मास गिवन है, तो इसके ऊपर फोर्स, अपोजिंग फोर्स अप्लाई हुई, तो इसके अंदर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। हमने क्या करना है, दोनों की एक्सेलरेशन को फाइंड करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जाते हैं स्टूडेंट्स अपने न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ। हमने एक हसन के ऊपर एक्सेलरेशन, जो हसन के बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो फाइंड करनी है, और उमर की बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी हमने वो फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स एक सेकेंड, ओके। तो स्टूडेंट्स ये तो फिर बहुत सिंपल है, अगर मैं उमर के ऊपर जो उसने फोर्स अप्लाई किया है। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, उमर का जो वेट है वो हायर है, हसन का जो वेट है वो 50 kg है, वो उससे कम है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास E इज इक्वल टू एफ बाई एम, कितने उसने फोर्स लगाया, उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसका मास कितना है उमर का 80 kg, सब डेटा हमारे पास गिवन है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई हमें। उमर ने, यहाँ पे उमर खड़ा था, उसने हसन के ऊपर फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाया तो जाहिर सी बात है इस बॉडी का मास भी था, मास था तो इसके ऊपर एक, इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वो एक्सेलरेशन मैंने क्या फाइंड कर दिया, वो मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया, और ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी। जाते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। दूसरी रिक्वायरमेंट से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो अपोजिंग में भी सेम मैग्नीट्यूड का 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक अपोजिंग फोर्स हमारे पास उमर के ऊपर भी लगेगी यहाँ पर। ठीक है, इस बॉडी से एक अपोजिंग फोर्स उमर के ऊपर भी लगेगी, वो भी कितनी होगी, 10 न्यूटन, लेकिन वो कितनी 10 होगी, वो रिवर्स डायरेक्शन में 10 होगी, तो -10 से उसको शो करते हैं। सेम इज द केस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन हसन इज इक्वल टू एफ बाई एम, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या अप्लाई करेंगे, 10 न्यूटन, सॉरी -10 न्यूटन। हसन का जो वेट गिवन है वो कितना गिवन है, 50 न्यूटन। दोनों को जब मैंने डिवाइड किया मेरे पास क्या वैल्यू आई, -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर अगर जाऊँ, इन दोनों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन का मास के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। मैंने सेकंड लॉ में आपको बताया, वो बॉडी जिसका मास ज़्यादा होगा उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वो बॉडी जिसका मास कम होगा उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे देखते हैं उमर का मास क्या था, वो ज़्यादा था, कितना था, 80 kg था, उसके अंदर कितनी प्रोड्यूस हुई, 0.12
सिंपली 0.1 कह देते हैं। हसन का मास मेरे पास क्या था, वो कम था। वो जब कम था तो उसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है मेरे पास, 0.2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन में बार बार आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि माइनस साइन जो है वो नेगेटिव वैल्यू को शो नहीं करता। माइनस साइन शो करता है कि मेरे पास रिवर्स डायरेक्शन में, इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी। अगर उमर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो हसन की डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की, उसकी एक्सेलरेशन की माइनस। ये अगर ए है तो ये मेरे पास माइनस ए की डायरेक्शन में होगा। तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू स्मॉलर मास, सॉरी मैं अगर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू स्मॉलर मास हसन विल एक्सेलरेट मोर देन उमर। और हमें पता है कि हसन की एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन थे न्यूटन के, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में इन्हीं लॉज को हमने डिस्कस करना है, इन्हीं लॉज को थोड़ा बहुत हमने यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारा आज का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। लीनियर मोमेंटम को यूज़ करेंगे, आगे भी कंसेप्ट आ रहे हैं, आगे कुछ चैप्टर्स और भी हैं उनमें इनका कंसेप्ट यूज़ होगा। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मज़ीद जितने भी इसके मुश्किल टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह स्टूडेंट्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें। इससे हमारी थोड़ी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमारी जो मेहनत है ये ज़ाया नहीं जा रही, कम अज़ कम स्टूडेंट्स जो है इससे कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमेशा की तरह आज भी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।